हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से करते, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ओबराय हवेली। पार्थ के ये कहने पर कि प्रतीक को किसी और ने नहीं बल्कि धर्म ओबराय ने मरवाया था। ऋतिक हैरान बड़ी आंखों से धर्म की तरफ देखने लगा। शायद इतना सदमा उसे तब भी नहीं लगा था जब उसे पता चला था कि उसके बाप का किसी और के साथ चक्कर था। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रतीक का वो मुस्कुराता, उछलता और हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। जब वो स्कूल से वापस आता सबसे पहले जाकर धर्म के पैर से लिपट और कहता, डैड आज का होमवर्क आप करवा दो। मिस चिल्लाती है, जिसकी याद करते हुए ऋतिक भरी नफरत से अपनी गन उठा धर्म के ऊपर चला दिया, जिससे वो गोली जाकर सीधा धर्म के पेट पर लगी। ये देखकर महिमा के चीखने, लेकिन धर्म अपने पेट को झाड़ते हुए ऋतिक की तरफ देखकर बोला, मुझे यकीन था ये दिन भी एक दिन आएगा और मेरी गलतफहमी तुम तोड़ दोगे। ये कहते हुए धर्म ने अपने शर्ट को निकालकर ऋतिक को दिखाते हुए कहा, बुलेट प्रूफ जैकेट, तुम अपना सोच लो कि तुम कैसे बचोगे। धर्म की बात सुनकर ऋतिक बड़ी नफरत से उसकी तरफ देखते हुए पार्थ को घूरते हुए, मुझे लगा तुम अच्छे हो, हमारे इस कमीने बाप की तरह नहीं हो, लेकिन मैं भूल गया, आस्तीन के सांप को चाहे कितना भी दूध पिला लो वो एक दिन जरूर डसता है। पार्थ ऋतिक की बात सुनकर होठों पर तिरछी मुस्कान लिए धर्म की तरफ जाते हुए बोला, क्यों नहीं डसता? जरूरी था, जिस लड़की को मैंने पसंद किया उसके साथ आशिकी तुम कर रहे थे और तुम्हारा भाई हर बार बीच में आ जाता, उसे तो मरना ही था। उन लोगों के बीच की बात को देखते हुए अमृत धीरे से मृत्युंजय के कान में बोला, सोचा था उससे ज़्यादा तमाशा हो रहा है यहाँ पर, जैसे इन लोगों को पता हो कि हम यहाँ आने वाले हैं। अब रायता फैल चुका है तो समेटना भी पड़ेगा। अमृत की बात सुनकर मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया और पार्थ की बात सुन ऋतिक एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, सच कहा, जिस तरह तुम्हारी माँ को मेरा बाप पसंद आ गया उसी तरह मेरी पसंद की औरत को तुम पसंद कर सकते हो। पार्थ ऋतिक की बात सुनकर बोला, अच्छा मोना तुम्हारी पसंद थी, गलत, वो मुझे पसंद थी, वो तुम थे जो हमारे बीच आए थे, इसलिए सोचा तुम्हारा राम नाम सत्य कर दो, लेकिन डैड ने मना कर दिया और कहा तुम्हें नहीं बल्कि प्रतीक को मारना चाहिए। जिसे सुनकर ऋतिक पार्थ को देखते हुए व्यंग भरी मुस्कान के साथ, सच में, तो चलो रोड पर आने के लिए तैयार हो जाओ। ऋतिक की मुस्कान को देख धर्म गुस्से से बोला, मुस्कुराना बंद करो। ऋतिक धर्म की बात सुनकर धीमे कदमों से उसके पास आकर बोला, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी और खोखली धमकी तो मैं भी नहीं देता। आफ्टर ऑल तुम्हारा जो खून है पार्थ। ऋतिक की बात सुनकर उसके धर्म के आगे से दूर करते हुए बोला, मेरे डैड से दूर रहो। जिसे सुन ऋतिक पार्थ को देखते हुए, यू नो व्हाट, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे हमेशा प्रतीक की याद आती है। तुम्हारे उम्र का था ना, इसलिए। जिस पर पार्थ अपना सर नहीं में हिलाकर, बेकार है, मैं उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं था। तुमसे नफरत करने के सिर्फ यही एक वजह नहीं है ऋतिक खन्ना, तुमसे नफरत करने की वजह यह है कि तुम्हारे कारण इतने साल हमें इस घर से दूर रहना पड़ा था। मृत्युंजय पार्थ की बातों को इग्नोर कर ऋतिक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, यहाँ पर तुम्हारा बच्चा नहीं है, हमें चलना चाहिए, इन लोगों का बाद में देख लेंगे। पार्थ मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मिस्टर शारंग, बड़े गजब जलते हैं आपके, जरा डेमो हमें भी दिखा दीजिए। मृत्युंजय पार्थ की बात सुनकर उसे देखते बोला, तुम्हें पता है मुझे नाजायज लोगों से घिन आती है। मृत्युंजय के बाद सुन पार्थ की मुट्ठियां कस गई, लेकिन वह तिरछी मुस्कान को, अरे लेकिन सबसे ज़्यादा नाजायज लोग तो आप ही के घर में हैं, आपका भाई चित्रांग शारंग, आपके दो भाइयों की बीवियां। पार्थ की बात सुन शोभित गुस्से से उसके पास आया, उसके कॉलर को पकड़ एक जोरदार घुसा उसके मुंह पर जड़ दिया और उसके गले को दबाते हुए, तुझे मरना ही होगा। जिसे देखकर पार्थ के सारे बॉडीगार्ड वहां पर आ गए और शोभित को दूर करने, जिस पर अमृत अपनी गन निकाल पार्थ के तानते हुए बोला, कोई भी अगर यहाँ आया ना तो सच में इसकी लाश यहाँ पर मिलेगी। इतना कहकर अमृत के गन के पिछले हिस्से से पार्थ के मुंह पर एक घूसा जड़ दिया और उसके पेट पर मुक्का मारते हुए, मेरी बीवी से कंपेयर करेगा साले, उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है तो उसने एक परिवार को आबाद किया है, तेरी और तेरी माँ की तरह एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद नहीं किया। ये कहते हुए उसने फिर से उसके मारने के लिए वो हाथ ऊपर किया तो एक गोली आकर सीधा अमृत के बाजू पर लगी, जिससे अमृत के हाथ से गन नीचे गिर। जिसे देख मृत्युंजय ने सिर घुमाकर देखा तो उसके ब्लैक सूट पहने इंसान ने फिर से गोली चलाई थी। ये देखकर मृत्युंजय ने अपनी गन उठा सीधा उस पर शूट किया तो वो गोली उस आदमी के माथे को बीचे बीच आकर गोली लगी, जिसके साथ ही वो वहीं पर ढेर हो गया। और मृत्युंजय अपने शर्ट के 3 बटन खोल पॉकेट से रुमाल निकाल अमृत के बाजू को कसकर बांध दिया और धर्म के सामने आकर बोला, तुम्हें शर्म आती है? धर्म मृत्युंजय के बाद से अपना सर नहीं मिलाता, बिल्कुल नहीं, और मैं भला शर्म क्यों करूं?
ये कहते धर्म ने आंखों ही आंखों में अपने सारे बॉडीगार्ड्स को उन लोगों को पकड़ने का इशारा है, जिसे देख मृत्युंजय के होठों पर तिरछी मुस्कान आई और एकदम से धर्म के गन को कस कर पकड़ अपने जूते से छुपा कर रखे चाकू को निकाल धर्म के गर्दन पर रख। यहाँ पर तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है ना। ये देख पार्थ जल्दी से शोभित को खुद से दूर धकेल उनकी तरफ बढ़ा तो मृत्युंजय धर्म के गर्दन पर चाकू गड़ाते हुए बोला, एक कदम और, तुम्हारे बाप की लाश यहीं फर्श पर। मृत्युंजय की धमकी को सुनकर धर्म हंसने लगा तो अमृत और शोभित उसे देखते हुए डर का सदमा लग गया क्या। ये कहते हुए उन लोगों ने धर्म को, जो रीति को देखते हुए हंस रहा था, ये देख उन लोगों ने रीति की तरफ देखा जो कि बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ा हुआ। जब धर्म रीति को देखते हुए, अगर तुम्हारे इस दोस्त ने मुझे एक छोटी सी खरोच भी पहुँचाई तो तुम्हारे वो 2 बच्चे जो अभी भी तुम्हारे मुंबई के फार्म हाउस में है वो बेमतलब के मारे जाएंगे। मृत्युंजय धर्म की बात को इग्नोर कर उसे कस कर पकड़ते हुए ऋतिक से बोला, ऋतिक इसकी बातों को इग्नोर करो, ये बस तुम्हें डराना चाहता है। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुन धर्म से, मेरा बच्चा कहाँ है बताओ मुझे, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अमृत ऋतिक की बात सुनकर उसके सामने आया, उसे कॉलर को कस कर पकड़ते हुए गुस्से से, साले हम यहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत के दाव पर लगाकर तेरी मदद करने आए और तुझे सब कुछ आसानी से शॉर्ट आउट करना है। तूने सुना नहीं, तेरे छोटे भाई को इस हरामजादे ने मार डाला, तेरी पहली मोहब्बत को छीन लिया, तुझे तेरी माँ को जीते जी मार डाला इसने, और तू अपनी बीवी और बच्चे के लिए सब भूल कर इसे छोड़ रहा है। मुझे तुझ पर घिन आती है, समझा। जो दूसरों पर अपना रौब दिखाता है लेकिन जिसके सामने कुछ करना है उसके सामने उसके फट जाती है। मैं तेरे जैसे लोगों पर थूकता हूँ, ब्लडी लूजर। ये कहते हुए अमृत का चेहरा गुस्से से भर चुका था। धर्म अमृत की बातों को सुनते हुए ऋतिक की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा अपनी जगह बना रहा था। महिमा उन लोगों को देखते हुए ऋतिक से बोली, वो तुम्हारा पिता है, तुम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। जिसे सुन ऋतिक अपनी गन उठा अमृत को खुद से दूर करते हुए बोला, किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि सारी मजबूरियां ही ख़त्म हो जाएं। इतना कहते हुए ऋतिक धर्म के सामने आकर गोली उसके माथे पर तान दिया और एकदम से उसे छोड़ एक जोरदार घूंसा धर्म के मुंह पर मारा, जिससे धर्म के मुंह से खून निकलने लगा। ये देखा पार्थ गुस्से से चीखा। ऋतिक जिसकी बात को बीच में काट शोभित उसके मुंह पर गुस्सा जड़ने के बाद उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुझे तो कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। महिमा ये देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, इन लोगों को गोलियों से भून दो। जिसे सुन ऋतिक ने अपनी जलती आंखों से महिमा को घूर कर देखा तो महिमा डर से कांपने लगी। जब ऋतिक वहां पर खड़े सारे बॉडीगार्ड की तरफ देखते बोला, तुम सभी का काम है यहाँ का लीडर की रक्षा करना, जो अब मैं हूँ, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। धर्म ऋतिक की बात सुनकर गुस्सा से उसे घूरते बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी भी यहाँ का राजा हूँ। तुम जैसे 2 कौड़ी का घमंडी लड़का मेरी जगह कभी नहीं ले सकता। धर्म की बात सुन ऋतिक उसके सामने आकर उसके जबड़े को कस कर पकड़ते हुए, तुम्हारे राज करने के दिन गए और अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। धर्म ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा ही बाप हूँ मैं ऋतिक। धर्म के इतना कहते वहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए और उन सब ने ब्लैक कलर का हेडलेस एंजल से बना लोगों को वाला जर्सी पहना था, जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय धर्म के गले पर चाकू की पकड़ बनाते हुए, तुम्हें लगता है ये सारे हेडलेस एंजल के लोग हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? तो मृत्युंजय की बात पर धर्म हंसते हुए, हाँ, ये कुछ बिगाड़ सकते हैं है या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता। इतना कहकर धर्म ने मृत्युंजय के हाथ को और उससे दूर करने लगा, जिस पर मृत्युंजय अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं, अब सवाल मेरे पास भी है। इतना कहकर मृत्युंजय धर्म को छोड़ उसके सामने आकर बोला, जब मेरे ससुर जी का देहांत हुआ उस डिलीवरी बॉय ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? मृत्युंजय के सवाल पर धर्म अपनी आंखें छोटी करते, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिसे देख मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए, तुम्हारे गुनाहों का कोई जवाब नहीं है और इन सब के बारे में जानने के बावजूद अगर मैं तुमसे सवाल नहीं पूछता तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मृत्युंजय की बात पर अकरम वहाँ आते हुए बोला, देखो फिर मुलाकात हो गई मृत्युंजय सारंग। ये कहते हुए अकरम आकर शोभित को पार्थ से दूर करते हुए, ज़रा तमीज़ से रहोगे? शोभित अकरम की बात सुनकर उसे दूर झड़कते हुए बोला, तुम शायद भूल गए कि उस दिन गोवा में तुम्हारा क्या हाल हुआ था। जिस पर अकरम अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं अपने साथ हुए हाथों के बारे में कभी नहीं भूलता, इसलिए तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर अकरम ने शोभित को खींचकर पार्थ से दूर धकेल दिया और पार्थ को ठीक से खड़ा करते हुए अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, चेहरा साफ कर लो। जिसे लेने के बाद पार्थ ने एक झन्नाटेदार तमाचा अकरम के गाल पर जड़ दिया और उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें
देरी के पैसे मिलते हैं। मृत्युंजय पार्थ की हरकत पर अकरम की तरफ देखते हुए, मैं चाहे कितना भी बड़ा वफादार कुत्ता रहूं, लेकिन अगर मेरा मालिक मुझ पर भौंकने की कोशिश करे तो मैं उसे हद तक काटूंगा कि उसे सिर्फ मौत नसीब हो। मृत्युंजय की माइंड वॉश करने वाले बात को सुनकर पार्थ उसे गुस्से से घूरते हुए, जिस किसी ने भी इल्ज़ाम लगाया है मेरे डैड पर गलत है। तुम्हारे ससुर को हमने नहीं मारा। पार्थ का साथ देते हुए मृत्युंजय से बोला, ये बात सच है कि तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया था, लेकिन हमने उसे नहीं दिया। अमृत धर्म के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये बात कहीं सुनी है। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, इल्यूमिनेटी संगठन में सुना था ये बात, जहां ईडी ने हमें इस बारे में बताया था। ईडी के जिक्र पर धर्म पार्थ अकरम एक दूसरे को देखने जब ऋतिक धर्म के सामने आते हुए, क्या हुआ, चेहरे के रंग सारे रंग क्यों उड़ गए। जिसे सुन धर्म जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते, नहीं तो मैं क्यों डरने लगा, मैं नहीं जानता किसी ईडी को। धर्म की बात सुन ऋतिक बिना किसी भाव को उसे देखते हुए, मेरी माँ को धोखा क्यों दिया। ऋतिक के सवाल पर धर्म के चेहरे पर वो तेवर वापस लौट आए, जिस पर वो बड़ी नफरत भरी आवाज़ में बोला, मेरे सो कॉल्ड फादर ने अपने दोस्त से किए वादे के कारण उस गवार गार्गी से मेरी शादी करवा दी। मुझे तो वो शादी के वक्त भी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे उससे शादी करनी पड़ी और एक अच्छा पति होने का नाटक करना पड़ा। मैं तो फिर भी महिमा के साथ रिलेशन में था। फिर मेरी बेटी पैदा हुई लवन्या। वो भले ही लड़की है, लेकिन तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम बिल्कुल मेरे बाप की तरह हो, अभिमानी और घमंड। ऋतिक धर्म की बात सुनने से गुस्से से घूरते, अगर मेरी माँ इतनी ही घटिया थी तो क्यों पैदा किया हमें, क्यों शादीशुदा होने के बावजूद एक पराई औरत के साथ रिश्ते में रहे। धर्म ऋतिक की बात को इग्नोर करते हुए बोला, विध्वंस को अपने पास लाने की सिर्फ एक ही वजह है, उन्होंने तुम्हारे पैदा होने के बाद एक वसीयत बनाई थी। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे बच्चे के नाम पर जायदाद का 70% जाएगा और साथ में हेडलेस एंजल ऑर्गेनाइजेशन का चौथी पीढ़ी का लीडर वही होगा, इसलिए वो मेरे पास रहेगा, तुम बाकी भाड़ में जाओ। ऋतिक धर्म के बाद मृत्युंजय के हाथ से चाकू छीन एकदम से धर्म के गले में उतार दिया, जो सभी लोग शॉक्ड हो और धर्म वहीं जमीन पर छटपटाते हुए गिर गया। जिसे देख ऋतिक उसके ऊपर बैठकर उसके गले में चाकू घुसाते हुए नफरत से बोला, ये मेरी माँ के लिए। फिर उसके गले पर फिर से वार करते हुए बोला, ये मुझे अनाथ करने के लिए। फिर उसके गले पर चाकू घुसाते हुए बोला, ये मेरे भाई के लिए। ऐसा कहते हुए ऋतिक ने करीब 10 बार उससे वार करता है और इस बीच में वो 3 बार ही मर चुका था। ऋतिक का पूरा शरीर खून से भीग चुका था और वो महिमा को अपने पति की मौत देखकर वहीं पर बेहोश हो गई थी। पार्थ तो जैसे सदमे में चला गया था। वो वहीं जमीन पर बैठ चिल्लाते हुए बोला, पापा। जिसकी आवाज़ सुन ऋतिक गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसके पास आ उसके कॉलर को पकड़कर एक घूंसा उसके मुंह पर मारते हुए बोला, बता मुझे तेरी बहन कहाँ है। जिसकी बातों का पार्थ बिना कोई जवाब दिए धर्म की तरफ जाने की कोशिश करते हुए बोला, पापा। जिसे देख ऋतिक पार्थ को वहीं पर धकेल एक लात उसके मुंह पर मारा, जिस पर पार्थ के नाक से खून बहने लगा। तो ऋतिक चाकू उसके गले पर लगाते हुए बोला, तेरा भी गला काट दूंगा, लेकिन अगर आसान मौत चाहता है तो बता तेरी बहन कहाँ है। ऋतिक के बाद पार्थ उसे देखकर हंसने लगा, जिसके हंसी सुन ऋतिक का दिमाग खराब हो गया और उसने पार्थ का गला काट दिया। ये देखकर अमृत डर के से शोभित के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया, जिस पर ऋतिक पार्थ के मारते ही वहीं लिविंग हॉल में घुटने के पल बैठ जोर से चिल्लाया, मार डालूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए ऋतिक की आंखें आग उगल रही थी जब मृत्युंजय धीमे कदमों से उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ऋतिक। मृत्युंजय की आवाज़ सुन ऋतिक ने मृत्युंजय की तरफ देखा, जब उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर मृत्युंजय घबरा गया और जल्दी से बोला, एम्बुलेंस बुलाओ। ये कहते हुए मृत्युंजय ने ऋतिक को पकड़ लिया, जिस पर ऋतिक अपने मुंह से निकल रहे खून को थूकते हुए अटकती आवाज़ में बोला, शेलवन रिवान को बचाओ। जिसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर मृत्युंजय ऋतिक को उठाते हुए अकरम से बोला, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, शेलवन और रिवान को ढूंढो। इतना कहकर मृत्युंजय ऋतिक को लेकर हवेली से बाहर की तरफ भागा, जिसके पीछे शोभित और अमृत भी चले गए। अकरम उन लोगों को जाने के बाद अपने लोगों की तरफ देखते हुए बोला, सुना नहीं तुम लोगों ने, नया ऑर्डर मिला है, पूरा करो। अकरम की बात सुनकर उसके सारे लोग अपना सिर हिलाते हुए शेलवन और रिवान की खोज में लग गए। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। प्रकृति डेविड महक और अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी। जब महक डेविड की तरफ देखते हुए बोली, डेविड भैया, आपको यकीन है कि वो लोग यहीं आएंगे।
डेविड महक के सवाल पर अपना सर हिलाते हुए बोला, मुझे 100% यकीन है, क्योंकि मैं ऑनलाइन बुकिंग चेक की जिसमें अश्विन धनराज और लावण्या धनराज के नाम पर टिकट बुक है। रात के 8 बजे, 7 बजे और 7:30 बजे है, और वो लोग आते ही होंगे। डेविड की बात सुन महक के अपना सर हिला दिया। प्रकृति बस इधर उधर देख रही थी जब उसकी नज़र 2 लोगों पर गई, जो कि एक 3 साल के बच्चे को अपनी गोद में पकड़े वहाँ आ रहे थे, जिसे देखकर प्रकृति एकदम से उन लोगों के पास चली आई तो वो दोनों भी थोड़े घबरा गए। तो प्रकृति अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, सॉरी, आप लोग जा सकते हैं। जिसे सुन वो लोग अपना सर हिलाते वहाँ से चले गए। जिसके जाने के बाद प्रकृति बेचैनी से इधर उधर देखते हुए बोली, वो लोग सच में फ्लाइट से ही जाने वाले हैं ना? कहीं हम लोगों को भटका तो नहीं रहे हैं? जिसके जवाब में डेविड उन लोगों को देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो लोग इसी रास्ते से आने वाले हैं। डेविड के इतना कहते हैं वहाँ पर 2 कपल अंदर आए, जिनके साथ बॉडीगार्ड भी थे, जिन्हें देखकर प्रकृति जोर से बोली, लावण्या। लावण्या प्रकृति की आवाज़ सुन उसकी तरफ थोड़ी हैरान भरी आंखों से देखते हुए बोली, प्रकृति, मैंने तो सुना था तुम कलेक्टर बन चुकी हो, पता नहीं था कि तुम सिक्योरिटी इंचार्ज का भी काम करती हो। जिसकी बात को इग्नोर कर प्रकृति सीधा अश्विन को गोद में पड़े विध्वंस के सामने आ गई, जो कि चेहरे पर ब्लैक मास्क पहने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देख रहा था। लावण्या प्रकृति की नज़र पर बिना किसी हैशटैग से बोली, तुम मेरे बेटे को इस तरीके से देखकर उस पर नज़र नहीं लगा सकती। लावण्या के इतना कहते हैं प्रकृति एक झमाटेदार तमच्चा उसके गाल पर जड़ देती है। ये देखकर अश्विन प्रकृति को लावण्या से दूर धकेलते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? जिसके जवाब में महक अश्विन के सामने आते हुए बोली, बदतमीजी और शर्म तो आप लोगों में नहीं है। महक की बात सुन अश्विन उसे देखने लगा, अपने ख्याल को झटकते हुए बोला, मिसेस सारंग, जरा सोच समझ कर बात कीजिए। प्रकृति बेचैनी से विध्वंस को अश्विनी के गोद से लेने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे बेटे को मुझे दो। विध्वंस प्रकृति के ऐसा करने पर घबराहट में अश्विनी से लिपटते हुए बोले, डैड। जिसे देख प्रकृति नम आंखों से विध्वंस को देखते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये लोग नहीं। इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। विध्वंस के लिए प्रकृति की बात पर बहुत अजीब थी, जिस प्रकार उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और लावण्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा। लावण्या, जो कि गुस्से से प्रकृति को घूर रही थी, विध्वंस की आवाज़ सुनकर उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ वंशु? डरो नहीं, आंटी को जरा दिमागी रूप से बीमारी हो गई है। अश्विनी उन लोगों की तरफ देखते हुए गुस्से में बॉडीगार्ड से बोला, खरे खरे मुँह क्या देख रहे हो? इन लोगों को हटाओ यहाँ से, फ्लाइट के लिए देरी हो रही। प्रकृति उन लोगों की बात सुनकर गुस्सा से बोली, जरा शर्म करो, मेरे ही बच्चे को पिछले 3 साल से चोरी करके रखा है तुम लोगों ने, और जब मुझे इस बारे में पता चला तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रकृति के बाद सुन लावण्या के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए और वो घबराहट में अश्विन की तरफ देखने लगी, जिस पर अश्विन बिना किसी घबराहट के लावण्या से बोला, तुम्हारे कहने से हमारा बेटा तुम्हारा नहीं हो जाएगा। प्रकृति अश्विनी के कॉन्फिडेंस से भरे झूठ को देख वहाँ पर ऑलरेडी आ चुके पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोले, इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। जब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता कि ये बच्चा मेरा है, ये लोग मुंबई शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। प्रकृति के बात पर इंस्पेक्टर अपना सर हिलाते हुए अश्विन की तरफ देख कर बोले, मिस्टर अश्विन धनराज, प्लीज़ कॉर्पोरेट कीजिए। अश्विन इंस्पेक्टर के पास अपना सर हिलाते हुए बोला, ज़रूर, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारे बच्चे को हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि हम पेरेंट्स नहीं बन सकते, और अगर डीएनए रिपोर्ट गलत आया तो इस मुहतरमा को घुटने के बल बैठकर हम पति पत्नी से माफ़ी मांगनी होगी। अश्विनी की बात सुनकर प्रकृति गुस्से से उसे देखते हुए, तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि मैंने तो कभी अपने बच्चे को देखा नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं पहचान पा रही, लेकिन कोई है जिसने उसे बहुत अच्छे से देखा है, और जब तक वो नहीं आ जाता तुम लोग मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। प्रकृति की इस बात को सुन अश्विन के चेहरे के भाव बदल गए और हल्के से सिकन से उसके चेहरे पर अपनी जगह बना ली, जिसे देखकर प्रकृति के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, मेरा शक बिल्कुल सही था, ये लड़का मेरा बेटा है ही नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।